नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके ग्रुप पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक फिजिक्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। और मैं इस क्वेश्चन को एक अनसॉल्व से लिया है, क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दीजिए, ऐसे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। पहले इसकी हम परिभाषा देखेंगे कि जो है वैद्युत धारिता किसे कहते हैं या क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद इसी पर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एक संधारित्र से लिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है। दिए गए चित्र में, ये जो आपका चित्र दिया गया है, दिए गए चित्र में ए एवं बी के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है। संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए। ये आपको सी जो दिख रही है, इसकी धारिता हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा बस सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में बता देते हैं। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और इसे याद रखना, ठीक है। ज़्यादा इसकी परिभाषा पे चर्चा नहीं करने वाले हैं, इसमें हम अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो परिभाषा इसकी क्या लिखेंगे हम? तो परिभाषा इसकी लिखेंगे, किसी चालक की वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। साधारण सी परिभाषा है, ठीक है। तो या जैसे कि होता है कभी कभी, तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि किसी माध्यम में रखे चालक की धारिता जितनी अधिक होगी, चालक द्वारा आवेश का संग्रहण उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसके बाद हम इस जो ये हमारा डायग्राम बना है, इस डायग्राम में हमें ये सी जो है निकालना है, यानी इस कैपेसिटर को हमें निकालना है, यानी इस हमें संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसे हम सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरह से यदि हम इसको स्टार्टिंग में सॉल्व करें तो मतलब बेहतर इसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि बहुत लोग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे तो इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके सबसे पहले हम नामकरण कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम लिख लेंगे, हम C1 दे दें, और इसे दे दें C2, और इसे दे देंगे C3, और इसे दे देंगे हम C4, ठीक है। तो इस तरह से हम इनका हम कुछ नामकरण कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम C3 और C4 को जब सॉल्व करेंगे तो ये एक फिर श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, यानी फिर जो C1 आपका होगा और ये जो आपका यहाँ से निकलेगा C3 और C4 का, ये और इसका जो C1 है आपका, ये एक श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। जब ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा टोटल, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो जो ये टोटल आएगा, तो ये वाला आपका और ये जो C2 है, ये आपका समांतर क्रम में हो जाएगा, ठीक है। जब ये समांतर क्रम में हो जाएगा तब ये पूरा इतना जो है, इस पूरे सॉल्व करने के बाद एक लाइन में कहीं पर आ जाएगा, ठीक है। एक लाइन में आ जाएगा, उसके बाद आपको जो दिखेगा, ये जो C ज्ञात करना, ये और ये जो टोटल आया है, ये एक श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। फिर ऐसे ही मतलब जो है ना, फार्मूले यूज़ करते हुए हम इसका आंसर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, चित्र में C3 तथा C4 समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये जो कैपेसिटर हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक चीज़ यहाँ पे जो सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है, वो लोग गलती क्या कर देते हैं, वो लोग अभी तक सिर्फ जो है प्रतिरोध का संयोजन पढ़े हैं, ठीक है। प्रतिरोध का संयोजन जो लोग पढ़े हैं, और उनसे ये गलती अक्सर हुआ करती है, क्योंकि वो जो है, ये जो इसकी जो बनावट होती है, या कह लें इसका जो फार्मूला होता है, बिल्कुल उसके अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम जब समांतर क्रम में होंगे तो यहाँ इसका फार्मूला जो होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे, हम लिखेंगे C डैश करके, ठीक है। तो C डैश आपका हो जाएगा, अब ये C3 और C4 है ना, तो यहाँ पे
इनको हम C3 और प्लस C4, ये डायरेक्ट आपका जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ पे प्रतिरोध जुड़ा होता तो ये अपॉन में होता, ठीक है। बस यही यहाँ पे मिस्टेक लोग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे C डैश और यहाँ पे 2 और प्लस 2, यानी C डैश आपका आ जाएगा 4 माइक्रो फैरड, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका हो जाएगा यहाँ पर, यानी C डैश आपका और C1 ये एक श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम, तो लिखेंगे अब C1 तथा C डैश श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे निकालना, अब हम यहाँ पे निकाल लें C डबल डैश करके, है ना। तो C डबल डैश 1 अपॉन C डैश और प्लस 1 अपॉन C2। तो यहाँ पे इनके हम जो मान है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन C डबल डैश और यहाँ पे 1 अपॉन C डैश कितना निकला है 4 माइक्रो फैरड। तो यहाँ पे माइक्रो फैरड नहीं लिखेंगे, सिर्फ 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो C1 है वो भी आपका 4 है, ठीक है। तो ये इसके जो है ना हर तो बराबर है, तो यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा। तो C डबल डैश यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो डबल डैश है यानी C डबल डैश है वो आपका क्या निकलेगा, C डबल डैश यहाँ पे निकलेगा 2, ठीक है। क्या निकलेगा 2 माइक्रो फैरड, ठीक है। इतनी चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब ये जो C डबल डैश निकला है वो इतना निकला है, यानी अब ये पूरा हमें जो निकल के आया है ये पूरा 2 आ गया है, ठीक है। अब ये जो 2 आया है तो ये भी 2 है, तो ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो अब क्या लिखेंगे हम, तो अब लिखेंगे हम अब चित्र में C2 तथा C डबल डैश समांतर क्रम में हैं, ठीक है, ठीक है। समांतर क्रम में है तो क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, अब क्या लिखें, इसका नाम दे दें C ट्रिपल डैश दे दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका जो C3 है वो भी 2 है और आपका जो C डबल डैश है वो भी 2 है। तो ये जो C ट्रिपल डैश आएगा वो आपका आ जाएगा 4 माइक्रो फैरड, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब जो C ट्रिपल डैश आया है ये पूरे इसका मतलब इंक्लूड आ गया है, यानी इसका जोड़ आ गया है, ठीक है। अब इतने का ये जो पूरा दिखाई दे रहा है आपको इतना आ गया है 4, ठीक है, इतना आ गया है 4। अब ये हमें C का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब लिखेंगे चित्र में, ठीक है, चित्र में। अब क्या करेंगे, चित्र के अनुसार लिखेंगे। तो यहाँ पे चित्र में पहले से, यानी इस क्वेश्चन में पहले से पूरी धारिता जो है ना वो 2 माइक्रोफैरड दे रखी थी। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 और इक्वल टू 1/C, क्योंकि C हमें निकालना है, और प्लस 1/C ट्रिपल डैश, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है तो लिख लेंगे 1/2 इक्वल टू 1/C और प्लस 1 और ये जो है आपका ट्रिपल डैश जो है 4 दे रखा है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 1/2 और इक्वल टू, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा C और यहाँ पे हो जाएगा 4C, ठीक है। अब इसकी जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4C इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 8 + 2C। तो 2C इधर लाएंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2C, यानी इस 4 से माइनस हो जाएगा 2, है ना। तो यहाँ पे 8 बचेगा और अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा C इक्वल टू 8/2। जब 2 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4। तो यानी जो आपका फाइनली आंसर आएगा वो C इक्वल टू आ जाएगा 4 माइक्रो फैरड, ठीक है। आपका ये फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है।